आप देख रहे हैं अड़ी, कल ट्रंप आए, दुनिया के सामने कहा ईरान के लोग झूठे हैं, धोखेबाज हैं, इनसे कोई समझौता नहीं होगा और कहा कि उसके बाद थोड़ी देर बाद कि हम एक बड़ा अटैक करने वाले हैं। कल ट्रंप ने युद्ध विराम तोड़ने का ऐलान कर दिया दोनों तरफ से, उसके बाद हमले तेज हो गए, इस वक्त भी हमले हो रहे हैं। तो ऐसे में अमेरिका ईरान के बीच युद्ध अब और क्या बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि ईरान के एक ऐलान ने ट्रंप की नींद उड़ा दी और वो ऐलान है एनपीटी से निकलने के विकल्पों पर विचार का, यानी परमाणु अप्रसार संधि से ईरान अलग हो सकता है, ऐसा उसने संकेत दिया है। क्या है पूरा मामला, कहां कहां हमले तेज हो रहे हैं और अरब में जंगी आग अब कैसे फैल रही है, इस पर बात होगी। हमारे साथ खास मेहमान होंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। बुशहर से बड़ी खबर आ रही है। बुशहर के बुनूद में अमेरिका ने बड़ा हमला किया है। अभी भी बुनूद में अमेरिका की बमबारी, अमेरिकी हमले का सबसे ताजा वीडियो सामने आया है। मछली पकड़ने के घाट पर अमेरिका ने हमला किया है। तो देखिए, अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले जारी हैं। ये बुशहर का हम आपको यहां पर एक वीडियो दिखा रहे हैं। बुशहर में ईरान का परमाणु प्लांट भी है और वहीं पर एक मछली पकड़ने के जगह पर, घाट पर अमेरिकी हमला। दूसरा एक बड़ी खबर ग्रीस से आ रही है। ग्रीस में अमेरिकी F-16 में आग लग गई। सैन्य एयरबेस पर F-16 में आग लगी। आग के कारणों का भी कुछ पता नहीं चल पाया है। थोड़ी देर पहले ये आग लगी है जिसकी तस्वीर सामने आई है, लेकिन F-16 अमेरिका का एक बेहद ही खास फाइटर जेट है और उसके ही अमेरिका के ही एयरबेस पर अगर इस तरह से F-16 धू-धू कर जलता दिखे तो ये बड़ी बात है। और अमेरिकी हमले के बाद चाबहार में तबाही। चाबहार पोर्ट का कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिया है अमेरिका ने। ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर पूरी तरह तबाह हुआ। ये देखिए, ये चाबहार पोर्ट का जो ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर है, जो अक्सर एयरपोर्ट्स पर आप एटीसी के तौर पर देखते हैं, वैसे ही ये ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर होता है पोर्ट्स पर। और वहां कैसे अमेरिका ने हमला किया और कैसे उस ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया, आप देखिए, ये हमले के बाद की तस्वीर है। और जॉर्डन पर ईरान ने दागी मिसाइलें। ईरान ने 8 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के हमले पर जॉर्डन की सेना का दावा, सभी 8 मिसाइलों को हवा में नष्ट किया। तो जॉर्डन पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, 8 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने दागी हैं। ईरान के हमले पर जॉर्डन की सेना ने दावा किया है कि उन्होंने सभी की सभी 8 मिसाइलों को न केवल इंटरसेप्ट किया बल्कि हवा में नष्ट कर दिया। तो जॉर्डन से अगली खबर है। जॉर्डन में अमेरिकी दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की है और लोगों से घरों के अंदर ही रहने की अपील की गई। जॉर्डन में मिसाइल हमले के बाद ये एडवाइजरी सामने आई है, अलर्ट जारी किया गया वहां पर और उसके बाद अमेरिकी दूतावास ने जॉर्डन में रह रहे लोगों से ये अपील की है, अमेरिकन से, कि वो अपने घरों में ही रहें। जॉर्डन के बाद अब खबर आपको बुशहर से दिखाते हैं। बुशहर में, क्योंकि ईरान का परमाणु संयंत्र है, अभी हमने आपको दिखाया था कैसे वहां पर मछली घाट के पास एक अटैक हुआ था, परमाणु संयंत्र के पास हमला हुआ है। बुशहर में अमेरिका ने बमबारी की है। बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास अमेरिका ने हमला किया है, ईरान की सरकारी मीडिया का दावा। और इस पर बात करने के लिए एक बड़ा पैनल है मेरे साथ। मेजर जनरल के सिन्हा एज डिफेंस एक्सपर्ट ज्वाइन कर चुके हैं, आशीष सिंह डिफेंस जर्नलिस्ट, दीपक वोरा पूर्व राजदूत, प्रोफेसर भरत बाराई इंडियाना यूनिवर्सिटी अमेरिका से लाइव है और डॉक्टर सैयद आसिफ रिजवी इस वक्त हमारे साथ है, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट ईरान से लाइव है हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। आज प्रोफेसर बाराई आपसे शुरू करूंगा, कल डॉक्टर रिजवी से शुरू किया था मैंने। कल ट्रंप ने बोला कि ईरान के लोग बड़े झूठे, बड़े धोखेबाज हैं, इनके साथ कोई एमओयू नहीं होगा। उसके थोड़ी देर बाद ट्रंप ने बोला कि आज रात ईरान पे बहुत बड़ा हमला होगा। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने बोल दिया कि भाई कोई हमला नहीं होगा, हम अभी ईरान पर उस तरह का युद्ध नहीं करने जा रहे हैं। और उनके बोलने के बावजूद छोटे मोटे अटैक तो हुए हैं। तो ये आप लोग अमेरिका में बैठ के ट्रंप की कोई साइकोलॉजी समझ पा रहे हैं कि ट्रंप ईरान के साथ कैसे डील कर रहे हैं इस वक्त? देखो, ट्रंप साहब अपनी भाषा का उपयोग ठीक तो नहीं कर रहे हैं और जब बताते हैं ये करना है और वो करना है तो मालूम नहीं पड़ता है कि वो क्या करेंगे। लेकिन एक चीज स्पष्ट है, डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो,
ट्रंप हो या बाइडेन हो या ओबामा हो या क्लिंटन हो या बुश हो, सब लोगों ने बोला था 25 साल से कि हम ईरान को परमाणु हथियार उसके हाथ में नहीं आने देंगे। अब ये भी बात है कि ईरान के नेता भी बोल रहे थे कि हमारे रिलीजियस लीडर, उन्होंने बोला है कि परमाणु हथियार ईरान के हाथ में ठीक नहीं है और हम उसको डेवलप नहीं करेंगे। तो ये मुद्दे पर तो ऐसा लगता है दो दिशा से अलग अलग आते हैं, लेकिन ईरान को न्यूक्लियर वेपन उसके पास नहीं होना चाहिए, वो तो आयतोला के लोग भी बोल रहे थे और ट्रंप और दूसरे प्रेसिडेंट भी बोल रहे थे। तो ट्रंप जी क्या बोलते हैं और क्या करेंगे वो तो नहीं बता सकते, लेकिन वो बात तो जरूर है कि इजराइल हो, ईरान हो या अमेरिका हो, सब ये बोल रहे हैं कि ईरान के हाथ में परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। आपने बोला वो एनपीटी से निकल जाए, हाँ वो तो निकल सकते हैं, लेकिन परमाणु हथियार बनाना उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो काफी उसको नुकसान हुआ है। इस्फहान में, फोर्डो में अभी जो चल रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ये बमबारी करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने के लिए सभी लोग कसरत है। देखो रशिया भी वही बोल रहा है कि ईरान के हाथ में परमाणु हथियार रशिया क्या बोल रहा है, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि ट्रंप क्या बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं ट्रंप जो बोल रहे हैं वो आप सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, वो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर उनकी स्ट्रैटेजी और अमेरिका की स्ट्रैटेजी देखनी होगी। ये प्योर एक बिजनेस डिसीजन है या स्ट्रैटेजिक डिसीजन है? क्योंकि ट्रंप के बोलने से और ट्रंप के वार नहीं करने से मार्केट में क्या फ्लक्चुएशन होता है हम इंडिया से बैठकर अमेरिका तक देख रहे हैं। लेकिन फिर भी एज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट प्रोफेसर सिन्हा, ये 2 दिन में जो अमेरिका के बीच और ईरान के बीच जो ये वार पलटवार शुरू हुआ है, इसको आप कैसे यहाँ पर असेस करते हैं और क्या आपको लगता है कि ये वॉर 2.0 की तरफ जा रहे हैं? जय हिंद गौरव। जय हिंद सर। देखिए जो अभी जो ये रिट्रीब्यूशन हुआ है ये ईरान की तरफ से हुआ है और ईरान ने 3 आपको कमर्शियल जो वेसल्स थे उन्होंने उसने स्टेट ऑफ हार्मोज में किया और फिर अमेरिका को करना पड़ा। देखिए अमेरिका के पास में प्रॉब्लम क्या है, अमेरिका की प्रॉब्लम ये है कि अबव द होराइजन स्ट्रैटेजी से वो करना चाहते हैं कि एयर पावर से हम सब चीज़ कर लें, धमका लें, डरा लें। वो तो तकरीबन फेल हो चुका है, टोटल फेल हो चुका है। वो लेकर आए, उनकी नेवल ब्लॉकेट लगाई, नेवल ब्लॉकेट नहीं काम किया। और कल ट्रंप ने बहुत बड़ी बात कही थी। कल उन्होंने कहा था कि उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर वो हिट करने की ट्राई की थी। जो जेराल्ड फोर्ट की बात होती है जिसमें आग लगा था, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बातों में कह दिया कि हाँ हुआ है। देखिए उनको करना पड़ा, अदरवाइज ट्रंप छोटे दिखाई देंगे। एक तरह की टोकनिज्म है। आप देखिए मसद के ऊपर में अभी सुपर्दे खाक का लास्ट रस्म चल रहा है और उन्होंने उस रेलवे लाइन के बीच में, तेहरान और मसद के बीच में 900 किलोमीटर की रेलवे लाइन है, एक जगह उन्होंने मारी, टोकनिज्म किया। अभी वो चले गए चाबहार। चाबहार का बताइए क्या स्टेट ऑफ हार्मोज, वो तो है ही नहीं स्टेट ऑफ हार्मोज में। चाबहार अलग है, उसका आपने बताया कि उनके टर्मिनल को उन्होंने कर दिया, पोर्ट के टर्मिनल को उन्होंने कर दिया, कंट्रोल करता है और भारत का बहुत बड़ा है। तो जिस तरह से बुसरैर के अंदर में मछुआरों की जहाँ मछली पकड़ते हैं वहाँ मार रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं अभी उनको ये एक बात चीज़ तो आप लेके चलिए गौरव जी, इनको समझ में आ चुका है कि ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि ज्योग्राफी उनके साथ में है। सर फिर से वही चूहा बिल्ली का खेल शुरू, फिर से मैं हॉर्मोज बंद कर दूंगा, मैं तुम्हारी नाकेबंदी कर दूंगा, मैं तुम पे बम मारूंगा, मैं तुम्हारे पड़ोसी देशों, तुम्हारे सहयोगी देशों पे बम मारूंगा, फिर से वही चलेगा। आशीष क्या लग रहा है, इस बार कुछ अलग है या वही है सब? देखिए ये एक पार्ट 2 शुरू हो गया है और ये एविडेंट था जब पार्ट 1 खत्म हुआ था ना गौरव, तभी ये इस बात के अंदाजा लग रहा था कि ये इतनी आसानी से जो ऑफ रैम्प डोनाल्ड ट्रंप देख रहे थे वो उन्हें मिला कुछ हफ्तों का, और अब वापस से उन्होंने पार्ट 2 शुरू किया है। नो डाउट कि खैमेनी का प्रोसेशन अभी मसाद के वहां पर पहुंच गया है और ये हफ्ते भर चला और ऐसे समय पे ही एस्केलेट करना ये क्लियरली दिखा रहा है कि यूएस और इजराइल किसी भी तरह से इसे बहुत जल्दी, बहुत आसानी से इसे पूरी तरह से बंद होने नहीं देंगे। और ये एस्केलेशन मैट्रिक्स में आप देखिए किस तरह से पिछले 24 से 48 घंटों में क्या स्टेटमेंट आया, फिर अटैक चालू हुआ, फिर ईरान की तरफ से भी रिटेलिएशन हुआ और वापस सिमिलर जो पार्ट 1 में दिखाई दिया था वो हमें दिखाई दे रहा है 28 फरवरी के बाद से कि ईरान अब अगेन
जो बाकी गल्फ कंट्रीज हैं उन पर अटैक करके, अमेरिकन बेसिस पर अटैक करके इस वॉर को फिर से बड़ा कर रहा है। घूम फिर के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे आ रही है, लेकिन अभी कोई भी अंदाजा नहीं दिख रहा है, कोई भी इमीडिएट फ्यूचर में ऐसा साइन नहीं दिख रहा है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली चीजें वापस इजीली जैसे थी कुछ हफ्ते पहले तक वैसी चलती रहेंगी। नहीं, ये एनपीटी वाली जो नई धमकी आई है आशीष, ये क्या ब्लैकमेलिंग है या उसके आगे कुछ है जो एनपीटी वाली नई धमकी आई है? देखिए, एनपीटी वाली धमकी डोनाल्ड ट्रंप के लिए हमेशा से ही एक बड़ा इशू रहा है, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है, वो इजराइल की तरफ से ये एनपीटी को लेकर हमेशा से एक इशू बनाया गया है। और इसीलिए आज जो सिंबॉलिक अटैक हुए ना, ये बुशहरा में हुआ और ये क्लियरली दिखा रहा है कि जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके आसपास में वार्निंग शॉट्स जिसे कहते हैं वो फायर करके ये दिखाया जा रहा है कि बॉस मुद्दा न्यूक्लियर ही रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो टेम्पररी इश्यूज हैं, उसे लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो न्यूक्लियर ही मुद्दा ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू बना के रखना चाहता है अमेरिका और इजराइल। एंड एज आई अगेन रिपीट कि इजराइल हमेशा से ही ये इसके आप इजराइल का जिक्र कर रहे हैं, देखिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट आया है और बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। दिखाइए जरा पीसीआर। ईरान पर हमलों के बीच नेतन्याहू का एक बयान आया है। ईरान पर हमला शरीर से कैंसर निकालने जैसा है, ये नेतन्याहू ने कहा है। अगर कैंसर नहीं निकाले तो आप मर जाएंगे। यानी अब ये इतना सख्त बयान, इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नेतन्याहू अगर यहां पर दे रहे हैं तो जरूर उनको लग रहा है कि ये जो हमले हो रहे हैं ये और होते रहें। नेतन्याहू तो चाहेंगे कि यहां पर ईरान का जो फुल एंड फाइनल हिसाब है वो हो जाए। वो पहले भी नहीं चाह रहे थे, इजराइल नहीं चाह रहा था कि वो हमले रोके जाएं और सीज फायर हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा बयान यहां पर नेतन्याहू का। डॉक्टर रिजवी, आप इस बयान पर क्या रिएक्शन देते हैं? जी, बहुत शुक्रिया जोड़ने का। नमस्कार, हमारे सीनियर पैनलिस्ट हैं यहाँ पे मौजूद, वो बेहतर जाएंगे और उनको याद होगा ये जुमला आयतुल्लाह खुमैनी का था। ये आयतुल्लाह खुमैनी ने जो 1979 में जब रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद जब इस फिलिस्तीन को फ्री करने की बात हुई तो आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा था कि इसको ये ऐसा कैंसर का गुद्दा है जिसको डाला गया है यहाँ पे ताकि हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट रहे। अगर इसकी तायद करें तो ये बेहतर होगा, ये जानते हैं। बहरहाल दूसरी चीज ये कि इनके बयान से कुछ लिया नहीं जा सकता, ये हताशा और निराशा दिखा रही है। और जिस तरह से न्यूक्लियर की बात आती है, न्यूक्लियर का धोस कब से दे रहे हैं, ये कितना डरा रहे हैं न्यूक्लियर करके। ईरान जो है इतने सालों में नहीं बनाया, यानी नहीं बनाना चाहता है, लेकिन आप जैसा कि अभी आपने बताया कि बूशहर पे अटैक हुआ है, आप इतना मजबूर कर दो कि वो एनपीटी से निकल जाए। आप इतना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी ऑफिशियल की बात नहीं कर रहा हूं, कि इतना मजबूर कर दो कल को वो कहे कि भाई हम न्यूक्लियर की तरफ जाएंगे, बम की तरफ जाएंगे। जब अमेरिका रख सकता है, इसराइल रख सकता है, इसराइल के पास 300 वारहेड है, किस लिए हैं, तो हम भी बना लेंगे। इस तरह से बात हो सकती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो जंग है, वार है, वो किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है डिप्लोमेटिक तरीके से। और सबसे बड़ी बात जो बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली, वो ये कि हमको समझना होगा अमेरिका दूर है। वो कह रहा है, बार बार ट्रंप ने कहा है कि हमको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई काम नहीं, कई बार कहा है। इसमें परेशान कौन है? मिडल ईस्ट कंट्री परेशान है, इसमें परेशान कौन है? ईरान को परेशान कर रखा है, इसमें परेशान कौन है? भारत जैसी अर्थव्यवस्था हिलने और डगमगाने लगी है, ये परेशानी हम लोगों के लिए है। तो हमको ये समझना पड़ेगा, इसकी कड़ा इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा। एक दिन घुटनों पर होगा इजराइल। ईरान की इजराइल को बड़ी वार्निंग, मिसाइल की बारिश के लिए तैयार रहे इजराइल। हमले से पहले ईरान का अमेरिका को अल्टीमेटम, इजराइल हमले में दखल ना दे, अमेरिका ये कह रहा ईरान। जल्दी से दीपक वोरा के पास जाऊंगा, उसके बाद एम्बेसडर वोरा के पास से आने के बाद फिर यहां पर हमारे पास एक बड़ी ग्राफिकल रिपोर्ट है, वो दिखाऊंगा मैं। लेकिन पहले एम्बेसडर वोरा एक कमेंट आपसे भी ले लेता हूं जल्दी से। एम्बेसडर वोरा, आपने ईरान को सुना, आपने अमेरिका को सुना, आपने हमारे एक्सपर्ट्स को सुना, क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से वॉर शुरू करना चाहते हैं या फिर से वही ब्लफ है? कल कहा बड़ा अटैक करूंगा, फिर कहा नहीं करूंगा, और इस बीच मार्केट का फ्लक्चुएशन कुछ और दिखा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। ये तो बात माननी पड़ेगी कि जब डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहते हैं मार्केट पर उसका असर पड़ता है। ईरान के आयतुल्ला साहब जो मर्जी कहें, मार्केट पे इतना असर नहीं पड़ता है, बट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका सर, द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, हिला देता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। शुरू से ही वो कहते रहे कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स आप
ईरान के पास नहीं जा सकते, क्योंकि जब आयतुल्ला खमैनी साहब जिनका निधन हो गया था, उनसे जब स्पेन के समय स्पेन में पोस्टेड था 2000 में, प्राइम मिनिस्टर होजे मारिया अजनर मिले थे, उन्होंने पूछा था कि आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? बोला इजराइल को भस्म करना। उन्होंने खुद लिखा अपनी किताब में। अब माने ना माने, दैट्स अप टू यू। ईरान शुरू से ही न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ जा रहा है, इजराइल कहता है मैं होने नहीं। अब जब ये पोजीशन है, वो आप जितना मर्जी, हम बड़े शांति प्रेमी हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, हमारे मुंह में घी भी नहीं पिघलेगा, ऑल दैट इज वेरी गुड, लेकिन इजराइल नहीं होने देगा, अमेरिका नहीं होने देगा। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो साइड शो है सर, मेन चीज है ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब। बुशेहर पे जो हमला किया है, बुशेहर पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है 1000 मेगावाट का, जर्मनी ने बनाया था, भाग गए थे वो, फिर रशिया ने कंप्लीट किया। जबकि नतान्स और फोर्डो में यूरेनियम एनरिचमेंट है। लेकिन अगर बुशेहर को अमेरिका उड़ा देता है सर, चेरनोबिल याद है आपको सर, यूक्रेन में जो चेरनोबिल का एक्सीडेंट हुआ था, ये तो उसके हिसाब में चेरनोबिल विल बी अ पार्टी कंपेयर टू जो ईरान में 1000 मेगावाट का ये प्लांट है। तो मेरा मानना है, जब तक अमेरिका और इजराइल को भरोसा नहीं है कि ईरान वाकई ही एटम बॉम्ब नहीं बनाएगा, तब तक वो नहीं रुकेगी। नहीं, लेकिन फिर ये वॉर जाती किधर दिख रही है? एक सवाल तो ये भी है। देखिए, एक बड़ी खबर और आ रही है, सीज फायर टूटने के बाद अरब में परमाणु खतरा पैदा हो गया है। एनपीटी कार्यक्रम से अलग हो सकता है ईरान। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता बोले, हमारे पास एनपीटी से बाहर निकलने का विकल्प है। प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई का ये बयान है। तो आइए जरा बिग बॉस पर चलते हैं। एटम बॉम्ब बनाएगा क्या ईरान? क्या वो एनपीटी से अलग हो जाएगा? आइए देखिए, युद्ध विराम टूटने के बाद ईरान ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इब्राहिम रिजाई ने कहा कि जवाब देने के लिए ईरान के पास कई विकल्प हैं। इब्राहिम रिजाई ने ईरान के पास मौजूद 3 विकल्प बताए। कौन से वो 3 विकल्प हैं? आप ये देखिए। पहला विकल्प है कि वो एनपीटी से बाहर निकल जाए। दूसरा विकल्प है परमाणु नीति अपनी बदल दे, और इसके अलावा बाब अल मंदेब बंद करना भी उसके पास एक विकल्प यहां पर है। ईरान ने अगर एनपीटी छोड़ी, यानी परमाणु अप्रसार संधि छोड़ी और परमाणु बम बनाए, तो क्या होगा? फिर आईएईए की निगरानी खत्म हो जाएगी, ईरान की गतिविधियां सीक्रेट हो जाएंगी, यूरेनियम संवर्धन वो बढ़ा सकता है, छोटे छोटे कई एटम बम बना सकता है। नॉर्थ कोरिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 1985 में वो एनपीटी में शामिल हुआ, लेकिन फिर वहां 2003 में वो एनपीटी से बाहर निकल गया। कई परमाणु परीक्षण किए, खुद को परमाणु शक्ति घोषित किया, और अब यहां पर ईरान ने भी यही धमकी दी है। डॉक्टर रिजवी, अभी आप कह रहे थे जंग किसी मसले का हल नहीं है, यहां तो परमाणु बम तक की धमकी दी जा रही है। फिर आप सबसे पहले, अगर आप जंग नहीं करना चाहते, तो इस बार जो वॉर शुरू हुई है, दूसरा हिस्सा जो वॉर का शुरू हुआ है, उसका तो पूरा जिम्मा ईरान पर जा रहा है। ना उन 3 कमर्शियल टैंकर्स पर ईरान अटैक करता, और ना अमेरिका बौखला कर आप पर रिटेलिएट करता, आप पर हमले करता। तो ये तो ईरान लग रहा उकसा रहा अमेरिका को। जी, एक बात का एक पार्ट लिया है, दूसरा पार्ट भी मैंने कहा कि उसको आप इतना मजबूर कर देंगे कि फिर वो जाएगा उस तरफ और रिटेलिएट करेगा। जिस तरह से वार शुरू हुई है, दोनों वार जो शुरू हुई है, उसमें पहले उन्होंने शुरू किया है। अगर मान लिया जाए कि ये जो 3 दिन पहले ईरान ने शिप पे, वेसल पे हमला किया, तो उसका जवाब में आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि बात कर सकते थे, तो आपने बात क्यों नहीं किया? आपने इसको क्यों नहीं समझाया, सिखाया, डिप्लोमेटिक तरीके से उसको सॉल्व बात किया? करने का जिम्मा केवल अमेरिका के ऊपर है या ईरान के ऊपर भी है? डॉक्टर रिजवी, एक मिनट। एमओयू किया आपने 20-21 दिन पहले, और उस एमओयू की कुछ कंडीशंस थी, तो उन कंडीशंस को अप्लाई करने का, उनके साथ जाने का जिम्मा क्या केवल एक पार्टी पर था या दोनों पार्टियों पर था? उस एमओयू में तो ये साफ लिखा था कि 60 दिन तक आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि कैसे आगे क्या करना है। आपने 21वें दिन ही 3 शिप्स पे हमला कर दिया, तो सामने वाली पार्टी क्या समझेगी इससे? जी, एमओयू के 5th क्लॉज में जो आपने बताया 60 दिन का, उससे पहले फर्स्ट सेंटेंस ये, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल मेक अरेंजमेंट, ईरानी अरेंजमेंट करेगा इसका, ईरान इसका डेजिग्नेशन आपको डेजिग्नेट करेगा, इसका सेफ वे और आपको पास आउट जो है ईरान देगा। आप उसको जो है बाईपास करके नहीं जा सकते हैं। जब ईरान कह रहा है हम आपको सेफ वे देंगे, और आपको रिपोर्ट आपके सामने है और इसको ट्रैक किया जा सकता है। 40% जो ट्रैकर्स ये बता रहे हैं कि शिप मूवमेंट जो है बिफोर 28 फेब के तरह हो गया था 40%। अभी तो कुछ दिन गुजरे थे, ये था कि 30 डेज में नॉर्मल हो जाएगा और अपना ब्लॉकेट अमेरिका हटा देगा। लेकिन ब्लॉकेट हटना, अमेरिका ने ब्लॉकेट हटाया, यहां से तो नॉर्मलाइज हो रहा था और ये सब देख रहे थे। अगर 60 दिन तक नहीं होता
तो हम जी बिल्कुल ईरान को तो कटघरे में एक खड़ा सवाल कर का सकते हैं, जवाब भाई और दे आपने दीजिए, क्यों फिर नहीं मैं माना, अपने 60 दिन दूसरे पूरा मेहमानों के पास जा रहा हूं। तो आप ये जो अभी खबर आ रही है, आप भी इसकी पुष्टि करते हैं ईरान परमाणु बम बनाएगा और एनपीटी से अलग होगा? नहीं, मेरे सामने अभी, क्योंकि इससे जस्ट पहले दूसरे चैनल पे था, मैंने ऐसी कोई न्यूज अभी देखी नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला है। हाँ। अगर ऐसी न्यूज आती है तो मैं आपको नेक्स्ट तो आपका इन प्रिंसिपल क्या मानना है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए आप जिस तरह से मजबूर कर रहे हैं, जब तक वो है ना कि बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं देती है, वो यही हाल हो रहा है। आप उसको इतना जो है प्रताड़ित कीजिए, इतना सताइए, इतना परेशान कीजिए। अब देखिए क्यूबा में क्या हो रहा है, क्यूबा में लाइट बंद है, एकदम ब्लॉकेट कर रखा है, आइसोलेट कर रखा है, किसी की आवाज नहीं निकल रही है। ठीक है, वो हमारा मसला नहीं है, आप कहेंगे हम क्यों बोल रहे हैं, भाई वहां पे हो रहा है। अगर क्यूबा के पास कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट हो और अगर वो इसको यूज कर लेता तो सबकी चीखें निकल जाएंगी। वेनेजुएला में उन्होंने क्या किया, अगर वेनेजुएला के पास कोई ऐसा पॉइंट होता या वेनेजुएला में वार हो जाता तब सबकी चीखें निकल जाती, लेकिन इतनी शांति से वो आए और एक प्राइम मिनिस्टर को उठा ले गए तो किसी की आवाज नहीं निकली। क्या ईरान अब खुलकर परमाणु कार्यक्रम तेज करेगा? अमेरिका और इजरायल पहले हमला करेंगे? क्या नया परमाणु संकट अब शुरू होगा? क्या एक और देश किम की राह पर चल पड़ेगा? देखिए, इसी से जुड़ी हम एक और बड़ी खबर दिखा दें, उसके बाद अपने मेहमानों के पास जाते हैं। बाब अल मंदेब से बड़ी खबर आ रही है। बाब अल मंदेब पर ईरान ने बड़ी धमकी दी है, हमला नहीं रुका तो अब बाब अल मंदेब भी बंद होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद किया ही था, बाब अल मंदेब भी बंद करेंगे। ईरान से इब्राहिम रजाई का ऐलान, हमारे पास बाब अल मंदेब बंद करने का भी विकल्प है। तो बाब अल मंदेब बंद हुआ तो क्या होगा? क्या ये अरब जंग का सेंटर है? दिखाइए जरा पीसीआर। इब्राहिम रजाई का क्या ऐलान है? बाब अल मंदेब बंद करना विकल्प है। बंद हुआ तो दुनिया का व्यापार धीमा पड़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक 30% जो 20 से 30% जो तेल आ रहा था हॉर्मुज से आ रहा था, बाब अल मंदेब से और ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। सफर 10 से 15 दिन तक और लंबा हो सकता है। ईंधन और शिपिंग की लागत बहुत बढ़ जाएगी। कच्चे तेल की कीमतों में आग लग जाएगी। गैस की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। प्रतिदिन 2000 से अधिक जहाज बाब अल मंदेब से गुजरते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका के बीच एकमात्र सीधा और छोटा रास्ता है। दुनिया का 14 से 15% समुद्री व्यापार का रास्ता बाब अल मंदेब है। जनरल सिन्हा, तो क्या आपको लगता है, जो बात यहां पर ये कह रहे हैं डॉक्टर रिजवी जो ईरान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि भाई किसी को इतना आप कंप्रेस कर दोगे, किसी को इतना ज्यादा दबा दोगे तो वो क्या करेगा? वो बाउंस बैक करेगा, फिर वो वही करेगा। तो आपको लगता है कि क्या अरब में एक और नॉर्थ कोरिया बनने जा रहा है? मुझे तो लगता है, देखिए इसके बहुत सारे कारण हैं। हाँ, जब आप 1979 में देखें, उसके पहले इजराइल 1960 में परमाणु बम बना चुका था, उस समय से उसके पास में है, तो कोई ऐसा मंशा नहीं थी। और मेरे ख्याल से ये बाद में जब इन्होंने माना था कि 3.56% आप इनरिचमेंट करेंगे, जो न्यूक्लियर डील हुई थी JCPOA, वो उसके समय में ये मान गए थे। ट्रंप साहब उससे निकले, आईए वहाँ जा रहा था, जब उन्होंने 2018 में निकले तो उन्होंने उसको बना करके 60% कर लिया। मगर ये एक मानना था कि मुश्तबा और अयतुल्लाह अल खमेनी में आकाश ज़मीन की अंतर है सोच में। मुश्तबा नहीं आए हैं और इसी सुपुर्दे खाक के दौरान लास्ट डे से एक दिन पहले वो 3 जहाज़ों को मार डालते हैं। तो एस्केलेशंस तो ईरान की तरफ से है, एस्केलेशन अमेरिका की तरफ से नहीं है। अमेरिका रिटेलिएट कर रहा है। कोई बता रहे थे अभी आशीष कि वो ऑफ रैम्प चाहता है, इतनी आसानी से ऑफ रैम्प तो देगा नहीं उसको। उसने गला तो दबोच ही लिया है इस पे। और इसके अंदर में ये देखिए, आज के दिन में प्लूटोनियम की बात हो रही है 2000 kg। नहीं तो फिर एक लॉजिक यहाँ पर ये है, जनरल सिन्हा मैं आता हूँ आप जो कह रहे हैं, एक लॉजिक तो यहाँ पर ये है जो डॉक्टर रिजवी दे रहे हैं आशीष, कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात हुई थी, लेकिन ईरान के बताए रास्ते पर ही शिप्स जाएंगे, वो एमओयू कहता है। और वो जो 3 शिप जा रहे थे वो ओमान के रास्ते से जा रहे थे, ईरान के रास्ते से नहीं जा रहे थे, इसलिए ईरान मजबूर हो गया उन पर हमला करना। क्या इस लॉजिक में दम दिखता है? देखिए, इस तरह से जब एमओयू हुआ है तो एक ना बहुत कुछ गुड फेथ में चलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई 19-20 हो जाए, स्पेसिफिकली तब जब सिविलियन थर्ड पार्टी हो, अगर समझिए कि एग्जैक्टली वो रूट फॉलो नहीं किया तो डायरेक्टली स्ट्राइक्स करना, अच्छा 1 नहीं 2 नहीं 3 पे ये क्लियरली दिखा रहा है और कि ये जो एमओयू था वो गुड फेथ में नहीं था और उसका जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर नहीं किया जा रहा है। दूसरी चीज आप देखिए, एनपीटी का जो एक शगुफा नया लाया गया है, 2015 वाले JCPOA का क्या ही हाल हुआ हमने देखा।
एनपीटी के अगर आप हट भी जाएं, क्योंकि ईरान की असेंबली में ना उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन सब ने डिस्कस किया और तभी अब निकल कर सामने आ रहा है कि धमकी दे रहे हैं कि अभी निकल जाएंगे। आप मुझे बताइए कि अगर आईएईए के सुपरविजन से हट जाएंगे या जब वो सुपरविजन में थे तब क्या न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं हो रहा था? और ये शगुफा प्रैक्टिकली बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। आप पहले भी जब आप एनपीटी में थे तब क्या कर रहा था, क्या कर रहा था ईरान? सिविलियन यूज की एम्बिग्यूटी में आप लगभग 60 से 70% तक के यूरेनियम एनरिचमेंट पे पहुंच गए थे और यहीं पर इजराइल और अमेरिका का ईरान के खिलाफ जो भी एपिसोड्स हम 28 फरवरी के बाद देख रहे हैं अलग अलग फेजेस में, ये निकल के सामने आ रहा है। तो ये शगुफा जो है वो प्रैक्टिकली कुछ ऑन ग्राउंड चेंज नहीं करेगा। आप छोड़ दीजिए, फिर भी वही होगा जब आप एनपीटी में थे तब वो जो कर रहे थे। मतलब इसके लिए अमेरिका का कोई बड़ा सिग्निफिकेंस है नहीं इस धमकी का। इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने ईरान का रेलवे पुल उड़ा दिया। गोलिस्तान में अक टेके खान पुल को अमेरिका ने उड़ा दिया। पूर्वी ईरान में 2 पुलों पर हमले का दावा। ईरान में पहली बार एक सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है, मतलब रेलवे को टारगेट किया गया है। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले भी टारगेट होते रहे, लेकिन पहली बार रेलवे को टारगेट किया गया है। आईआरजीसी ने कहा ब्रिज पर हमले का जवाब मिलेगा। और देखिए एक और बड़ी खबर है, ईरान के गोलिस्तान में रेलवे पुल पर हमला। तुर्कमेनिस्तान से जोड़ने वाला पुल टारगेट, रूस इसी रास्ते ईरान को सामान भेज रहा था। यानी यहां पे कोई स्ट्रैटेजी है क्या आशीष? देखिए ये एक पूरी तरह से जो स्पेसिफिक इस रेल रूट को टारगेट किया गया है, ये रशिया से जो स्पेसिफिक कंसाइनमेंट्स आते थे ईरान को, जो सप्लाई होता था, सपोर्ट सिस्टम होता था, उस पर अटैक करना, ये यूएस ने एक मैसेज दिया है। एक काम करते हैं, आशीष आइए बिग वॉल पर, यहाँ पर जरा वो मुझे मैप बिग वॉल पर दीजिए, जरा अच्छे से आशीष आपको समझाएंगे कि वो जो रूट है वो कितना अहम है ईरान के लिए, रशिया से कैसे सप्लाई आ रही थी और ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता है ईरान के लिए। आशीष देखिए ये पूरा रूट दर्शकों को खुद ही समझ में आ जाएगा कि देखिए तेहरान से लेके तुर्कमेनिस्तान और फिर रशिया तक ये पूरा रेल रूट जाता था। यानी कि सेंट्रल एशिया के लिए ये एक मेन रेल रूट था। अटैक कहां किया अमेरिका ने? ठीक यहां पर। यानी कि आप किस तरह से जो रशिया से कनेक्टिविटी है रेल वाली, वो आप किस तरह से डिसरप्ट करें, ये मैसेजिंग वाला अटैक था। और इसीलिए उन्होंने बहुत स्पेसिफिक लोकेशन चूज करके किया है, क्योंकि यहां पे कोई बहुत मिलिट्री फैसिलिटी थी नहीं। जनरली आपने देखा होगा अभी तक अमेरिकन जो फोर्सेस थी वो किस तरह से मिलिट्री फैसिलिटीज में ईरान के अलग अलग टारगेट करती थी, लेकिन यहां पर रेल रूट पर करना, रशिया से किस तरह से जो सपोर्ट मिल रहा है ईरान को, और रशिया और चीन दोनों की तरफ से मिल रहा है, वो किस तरह से डिसरप्ट किया जाए, वो मैसेजिंग न केवल ईरान को है बल्कि रशिया को भी है। ठीक है, अब मैं इस खबर के बाद प्रोफेसर बरई आपके पास आता हूं। प्रोफेसर बरई देखिए, हम यहां पर लगातार बता रहे हैं कि इस बार के अटैक्स में क्या कुछ चेंजेस हैं। इस बार अमेरिका की स्ट्रेटजी साफ दिखती है कि ईरान की जो मदद है वो काटो, ईरान को जो मदद मिल रही है उसको दूर करो। प्रोफेसर बरई, आप क्योंकि अमेरिका में बैठे हैं, वहां पे आपको ग्राउंड से क्या सेंस मिल रहा है? क्या इस बार अभी, क्योंकि अटैक्स दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन वो फुल फ्लेजेड या उस तरह से नहीं हो रहे जो हमने पहली लहर में देखे थे, क्या इस बार ऐसा ही होगा या आपको कुछ प्लान वहां से दिखता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये अटैक होंगे, जवाबी हमले होंगे। ईरान को मैसेज देने के लिए कि तुम वापस आ जाओ। भले ट्रम्प ऐसा बोलते हैं कि एज फार एज आई एम कंसर्न द ट्रीटी इज ओवर, लेकिन जो मध्यस्थी लोग हैं, पाकिस्तान है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है, वो भी प्रयत्न कर रहे हैं कि कूल डाउन हो जाए और फिर जो एमओयू किया है उसका पालन किया जाए। लेकिन ये तो चलता ही रहेगा। और रिजवी साहब ने बोला कि मैं बताऊं, अंग्रेजी में जो लिखा है एमओयू में, ईरान विल मेक द बेस्ट अरेंजमेंट्स फॉर सेफ पैसेज। उसमें नहीं लिखा था कि ईरान उसके पर हमला करेंगे। आप पढ़िए फिर से, सेफ पैसेज ऑफ शिप्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इज तो ये तो चलता रहेगा, अटैक होगा, ईरान भी करेगा। सर, दिस इज कॉल्ड शब्दों का मायाजाल। आपका इंटरप्रिटेशन कुछ और है, उनका इंटरप्रिटेशन कुछ और है। और मुझे लगता है कि यहां पर हमें एक जज की जरूरत होगी। एम्बेसडर वोरा, क्या आप वो बनना चाहेंगे? क्या किसका इंटरप्रिटेशन सही है? आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। जो मैंने पढ़ा है क्लॉज 4 वो कहता है, क्लॉज 1 तो है कि लेबनान का ये करेंगे वो करेंगे एटसेट्रा। क्लॉज 4 साफ कहता है कि दोनों देश सहमत हैं कि एकदम से खोल देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को,
और वहां पे किसी प्रकार की फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में बाधा नहीं होगी, कोई टोल नहीं होगा, कोई टैक्स नहीं होगा, आते जाओ। उसके अलावा मुझे नहीं पता कहां लिखा है कि ईरान कंट्रोल करेगा, आई डोंट नो। हो सकता है कोई सीक्रेट क्लॉज हो जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो मेरे वकील दोस्त हैं यहाँ, जब हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, कहते तो बड़ा क्लियर कमिटमेंट। मेरा अपना मानना है सर, ये मेरे सेकंड बोला था, वो कहते कि लेबनान में शांति होनी चाहिए, वेरी गुड। अमेरिका थोड़ा ना ठोक रहा है लेबनान को, हिजबुल्लाह को, तो इजराइल ठोक रहा है। इजराइल ने कहां साइन किया? इजराइल का नाम कहां है MOU में? और फिर आप लोगों को इतनी मोहब्बत क्यों है लेबनान के साथ? आई हैव नेवर अंडरस्टूड दैट। नो सर, दिस इज माय ओन फीलिंग। क्यों आप इतना मोहब्बत करते हैं उनसे? कि इट्स लाइक माय सेइंग, मैं आपको बता देता हूं सर, जस्ट इट्स नॉट रियली एन इक्विवेलेंट कि भाई मैं जिहादिस्तान पाकिस्तान के साथ दोस्ती तब करूंगा, अब अफगानिस्तान पर हमले करने बंद कर दूं। क्यों भाई? Why these conditionalities? ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मे बी मेरी नॉलेज आफ्टर 53 years इन डिप्लोमेसी बहुत कम है, बट माई ओन फीलिंग इज कि ये जो क्लॉज वगैरह रखे गए हैं सर, भरोसा बिल्कुल नहीं है। और अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस ना इजराइल ना अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने देगा। बुशहर में तो न्यूक्लियर एनर्जी है, नतान्ज और फोर्दो में न्यूक्लियर एनरिचमेंट है। और अगर आपने छोड़ दिया NPT को सर, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में तो मैं सोचना भी नहीं चाहता सर। ये बड़ी खबर है। मशहद में ट्रंप की मौत का बैनर लगा है। बैनर पर लिखा है वी विल किल ट्रंप। सुपुर्दे खाक के रास्ते में ट्रंप की मौत का बैनर देखिए, और बड़ा सा बैनर है, एक बड़ी बिल्डिंग पर देखिए लगा है, छोटा मोटा बैनर नहीं है ये। मशहद में ही दफनाया जाएगा खामनेई का शव, और आज ही वो तारीख है जब उनके शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा मशहद में। और उससे पहले ही उनके जो शव को ले जाने का जो रास्ता है, जो अंतिम विदाई का रास्ता है, वहां पर अंतिम यात्रा का, वहां पर एक बड़ा सा बैनर लगाया गया है ईरान में, जिस पर लिखा है वी विल किल ट्रंप। आपको याद होगा ट्रंप ने कल ही अपनी हत्या की आशंका जताई है। ट्रंप पर इससे पहले भी 4-5 बार अटैक हो चुके हैं, लेकिन ट्रंप ने तो कल कह दिया कि मेरी हत्या की जा सकती है। ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये यहां पर आशंका जताई है। आइए जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं कि यहां पर जो अभी रेलवे ब्रिज की हम बात कर रहे थे, मशहद के पास उस रेलवे ब्रिज पर अमेरिका ने हमला क्यों किया है, आप समझिए इसको। खामनेई के जनाजे में देखिए करोड़ों लोग शामिल हुए हैं, और अलग अलग देशों से लोग आए हैं वहां पर। ईरान के तो करीब 2 करोड़ लोग उनके जनाजे में शामिल हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब खामनेई के जनाजे में करोड़ों लोगों की भीड़ जमा हो रही थी। ईरान में खामनेई के प्रति बढ़ती सहानुभूति से ट्रंप को डर लग रहा था। ट्रंप को लग रहा था कि ईरान के लोग खामनेई के लिए एकजुट हो जाएंगे। आख क्यूला और आख तेके खान रेलवे ब्रिज पर अमेरिका ने बमबारी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 50,000 यात्री इस रेलवे लाइन पर हमला करने की वजह से बीच में ही फंस गए। असलियत यह है कि इस हमले से ईरान में एंटी अमेरिका सेंटीमेंट और मजबूत हुआ है। ईरान में डेथ टू अमेरिका की मांग तेज हो गई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, हमलों के बीच नेतन्याहू का एक और बयान आया है। आपको नया गठबंधन बनाना होगा, दूसरे देशों से रिश्ते बनाने होंगे, इसलिए मैं भारत से संबंध बना रहा हूं। अब नेतन्याहू ये किसके लिए कह रहे हैं? क्या अमेरिका के लिए कह रहे हैं? क्या ये किसी और देश के लिए कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आपको नया गठबंधन बनाना होगा हम लोग के बीच। नेतन्याहू ने कहा है कि और दूसरे देशों से रिश्ते बनाने होंगे, इसलिए मैं भारत से संबंध बना रहा हूं। ये किसके लिए आपको लगता है एम्बेसडर बोरा, ये मैसेज किसके लिए नेतन्याहू का? ये जो JD वैंस ने कहा था कि आप अकेले हैं, मैं ही सिर्फ आपका दोस्त हूं, ये वो बताने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और भी दोस्त हैं मेरे, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। और वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स ऑफ इजराइल, कोई डिनाइल नहीं है सर। हाँ। स्पष्ट रूप से कहता, मैं तो गया हूं वहां कई बार सर, वेरी क्लोज फ्रेंड्स। उन्होंने हमारी मदद की थी 1999 में जब हम पे हमला हुआ था। ये सारी चीजें हम लोग भूलते नहीं है। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम अकेले नहीं हैं और हमारे साथ और भी लोग हैं, लेकिन ये सिर्फ वर्बल स्पारिंग होती है। ये ट्रंप को भी मालूम है हम दोस्त हैं, उसको भी ये मालूम है कि वो भी कभी इजराइल को छोड़ेगा नहीं सर। कहने के लिए, हालांकि तू पागल है, तू बेवकूफ है, तू गधा है, ये सब चीजें कहने के लिए होती हैं। रियलिटी इज दैट दोनों नहीं, इसलिए भी तो हो सकता है ना, क्योंकि अभी देखिए नेटो समिट हुई है टर्की में, और वहां पर टर्की की बड़ी तारीफ की ट्रंप ने, और इजराइल को वो तारीफ पसंद नहीं आई है। टर्की की उन्होंने नेटो के कई देशों से ज्यादा तारीफ कर दी है। अब उसने ये भी कहा था कि हाँ। F-35 हम देंगे, इजराइल ने कहा मत दीजिए, वो सब पब्लिक के लिए होता है, कोई F-35 नहीं देगा। हाँ। एडवांस वर्जन जो उसका नहीं देगा, ये कहने के लिए बड़ी अच्छी बात है। हम भी बहुत कुछ कहते हैं, बट जो कहने में और एक्शन में बहुत फर्क। ठीक है, इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। मशहद में ईरानी वायुसेना ने सुरक्षा बढ़ा दी है। आसमान में फाइटर जेट की तैनाती की गई है। मशहद में खामनेई के सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया चल रही है।
बहरीन में अभी अभी एयर रेड अलर्ट सायरन गूंजे। 24 घंटे में तीसरी बार इमरजेंसी वार्निंग अलर्ट है। बहरीन के गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर छिपने के निर्देश दिए गए। और देखिए, अमेरिकी हमलों की दूसरी लहर में ईरान में महाविनाश हुआ है। 24 घंटे में 150 ईरानी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। 2 दिनों से ईरान में अमेरिका जबरदस्त हमला कर रहा है। ईरान के कोस्टल इलाकों में बमबारी जारी रहेगी। अमेरिकी सूत्रों से न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यह बड़ा दावा किया है। और ओमान की खाड़ी में ईरानी पोर्ट पर जबरदस्त हमला। अमेरिकी हमलों से दहला कालांतरी पोर्ट। पोर्ट के नजदीक एनर्जी ठिकानों को टारगेट किया गया। ईरान से जुड़े एक्स हैंडल पर बड़ा दावा। डॉक्टर रिजवी, क्योंकि मशहद में आपके पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई का जनाजा आज वहां पर पहुंच चुका होगा और थोड़ी देर में उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा, उसका कुछ आप बता सकते हैं कि क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं? और क्या आप लोगों को ये लगता है कि ईरान ने उस वक्त जब पूरा देश मातम में डूबा हुआ था, अमेरिका को उकसा के सही नहीं किया? ये बात बाद में भी हो सकती थी। ये 3 टैंकर निकल जाना कौन सी बड़ी बात है? आप लोगों ने उस वक्त जब देश मातम में डूबा है उनके ऊपर और आफत की बारिश करवा दी। मतलब आपने नहीं, उन लोगों ने जिन्होंने ये फैसला लिया। जी देखिए, इस प्रोसेशन में मैं तेहरान में भी था और कुम में भी था। करोड़ों का मजमा था और आज मशहद में पब्लिक जमा है। पूरे ईरान से वहां जमा हो रहे हैं। जो लोग नहीं जा पाए थे इन दोनों जगहों पे, वो भी कोशिश कर रहे हैं, और जो चाहते थे उनको मानने वाले थे, जो कि मिलियंस ऑफ पीपल थे, वो लोग पूरे जमा है इस वक्त मशहद में। और मशहद में 1 हफ्ते से इंतजामात हो रहे थे, और जैसा कि आशंका जताई जा रही थी, बहुत से चैनल्स में मैंने देखा कि भगदड़ मचेगी और ऐसा होगा और वैसा होगा। ऐसा कुछ भी 2 जगहों पे नहीं हुआ, और तीसरी जगहों पे भी अभी हमारे दोस्त वहाँ मौजूद हैं। बहुत से फ्रेंड्स गए हुए हैं। बहुत आराम से सब सिलसिला चल रहा है, प्रोसेशन चल रहा है इनके फ्यूनरल्स का, और बहुत ही इंतजामात किए गए। वो ईरान इंतजामात कर रहा है जिस ईरान को इन्होंने अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, 40 साल पीछे चले गया, 100 साल पीछे चले गया। लेकिन समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है डॉक्टर रिजवी कि अब मैं इस बातचीत को और आगे बढ़ाऊं।